डब्ल्यू लर्नर आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार MSW009 के खंड 3 का जो इकाई 3 है सामाजिक क्रिया के मॉडल। इस वीडियो में पूरा आप बने रहिए। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक क्रिया की। मतलब समाज में बदलाव लाने की जो कोशिशें होती हैं वो कई तरीकों से की जाती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और अक्सर इन कोशिशों के पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है, एक तरीका होता है। उसी को हम शायद मॉडल कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मॉडल यहाँ मतलब एक व्यवस्थित तरीका या एक दृष्टिकोण है सामाजिक क्रिया के लिए। मतलब किसी तय लक्ष्य तक पहुंचने का एक खाका। अच्छा। जिसमें कुछ खास चरण होते हैं, सिद्धांत होते हैं और कौन लोग शामिल होंगे ये सब तय होता है। और जानकारी बताती है कि ये मॉडल काफी अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। तो आज हम इन्हीं अलग अलग मॉडलों को समझने की कोशिश करते हैं, जो भी हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर। हाँ, तो अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें, मतलब इतिहास के सबूतों के आधार पर, तो दो मुख्य धाराएं दिखती हैं। दो मुख्य धाराएं कौन सी? पहली है अभिजातवादी मॉडल, जिसे अंग्रेजी में एलिटिस्ट मॉडल कहते हैं। अभिजातवादी, ये शब्द सुन के लगता है जैसे समाज के ऊंचे तबके से जुड़ा हुआ कुछ, मतलब जहां पावर ऊपर से नीचे आती हो। आप काफी हद तक सही समझ रही हैं। इस मॉडल में होता यह है कि सामाजिक बदलाव की पहल और उसका नेतृत्व वो समाज के प्रभावशाली लोग करते हैं। अच्छा, मतलब जिनके पास साधन है, पहुंच है। हाँ, बिल्कुल। साधन संपन्न या कह लीजिए अभिजात वर्ग के लोग, उनका रुतबा, उनके संसाधन वही बदलाव को संभव बनाते हैं। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि क्या? कि जिन लोगों के लिए बदलाव लाया जा रहा है उनकी सीधी भागीदारी वो हो भी सकती है और नहीं भी, ये जरूरी नहीं है। ओ, मतलब फोकस नेतृत्व पर ज्यादा है, सबकी भागीदारी पर उतना नहीं। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे पास? हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है राजा राम मोहन राय का। हाँ, सुना है उनके बारे में। सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने काम किया था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सती प्रथा जैसी जो भयानक कुरीति थी उसके खिलाफ आवाज उठाई, और सिर्फ आवाज ही नहीं उठाई बल्कि उस समय की ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि वो कानून बनाए। तो ये अभिजातवादी मॉडल हुआ। हाँ, यहाँ बदलाव की प्रेरणा और उसको लागू करवाने का काम वो अभिजात वर्ग से आया, भले ही उसका फायदा समाज के एक बड़े हिस्से को मिला। ये दिखाता है कि कैसे किसी एक व्यक्ति का प्रभाव या पहुंच भी सामाजिक सुधार ला सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक व्यक्ति या छोटा समूह भी इतना बड़ा असर डाल सकता है। तो फिर इसके सामने दूसरा मॉडल कौन सा है? दूसरा मॉडल इसके कह सकते हैं कि काफी विपरीत खड़ा दिखता है। वो है लोकप्रिय मॉडल। पॉपुलिस्ट मॉडल। लोकप्रिय मतलब जिसमें आम लोग शामिल हों, जनता द्वारा, जनता के लिए, कुछ ऐसा। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ कहानी जनता से शुरू होती है, या कह सकते हैं कि जनता पर केंद्रित होती है। तो इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रहती है? वो क्या करते हैं? यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता या जो प्रगतिशील विचारक होते हैं वो अक्सर एक चिंगारी का काम करते हैं, उत्प्रेरक जिसे कहते हैं, कैटलिस्ट। अच्छा, मतलब वो शुरुआत करते हैं। हाँ, उनका मुख्य काम होता है आम लोगों को जगाना, खासकर जो हाशिए पर हैं, जो दबे हुए समुदाय हैं, उन्हें संगठित करना, उन्हें बदलाव के लिए प्रेरित करना। लेकिन असली ताकत और आंदोलन का नियंत्रण वो धीरे धीरे जनता के हाथों में आ जाता है। तो यहाँ जोर जमीनी स्तर पर लोगों को ताकत देने पर है, उन्हें सशक्त बनाने पर। बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता मार्गदर्शन देते रहते हैं, पर आंदोलन की बागडोर अंततः जनता संभाल लेती है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। क्या इसका भी कोई उदाहरण है? हाँ, इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। हाँ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो हुआ। बिल्कुल। उसमें समाज के हर तबके के लोग शामिल थे, बहुत व्यापक भागीदारी थी, और ताकत का जो असली स्रोत था वो आम जनता थी। बेशक गांधी जी जैसे नेता रास्ता दिखा रहे थे, मार्गदर्शन दे रहे थे। तो ये दो मॉडल हो गए, अभिजातवादी जहां नेतृत्व ऊपर से है, और लोकप्रिय जहां ताकत नीचे से आती है, जनता से। क्या इनके अलावा भी कोई और तरीका है मॉडलों को देखने का? कुछ और वर्गीकरण? हाँ, संक्षेप में कुछ और आधारों का भी जिक्र मिलता है। जैसे एक तरीका ये देखने का है कि क्रिया शुरू कौन कर रहा है। मतलब क्या ये किसी स्थापित संस्था ने शुरू किया है, जैसे सरकार हो गई या कोई बड़ी एनजीओ, इसे संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल कह सकते हैं। अच्छा। या फिर क्या ये लोगों ने खुद ब खुद बिना किसी औपचारिक संस्था के अपने स्तर पर शुरू किया है, इसे गैर संस्थागत या नॉन इंस्टीट्यूशनल कहेंगे। समझ गई। और गांधीवादी मॉडल का भी जिक्र हुआ था।
क्या वो एक अलग श्रेणी है? हाँ, सामग्री इस बात पर जोर देती है कि गांधीवादी दृष्टिकोण जो है वो अपने आप में सामाजिक क्रिया का एक विशिष्ट मॉडल है। उसकी अपनी खास बातें हैं। हाँ, उसकी अपनी विचारधारा है, अपनी तकनीकें हैं जैसे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, शायद उसकी अपनी उपश्रेणियां भी हों। हालांकि हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें इसकी बहुत गहराई से चर्चा नहीं है, पर स्वतंत्रता आंदोलन के उदाहरण से इसकी अहमियत तो साफ है ही। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि सामाजिक बदलाव लाने का कोई एक ही सही तरीका नहीं है। अलग अलग हालात में अलग अलग मॉडल काम कर सकते हैं, कभी ऊपर से नीचे तो कभी नीचे से ऊपर। एकदम सही कहा। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि आज के समय में जब हम अपने चारों ओर इतने सारे सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन देखते हैं, चाहे वो पर्यावरण के मुद्दे हों या मानवाधिकार के या कुछ और, हाँ बिल्कुल, तो क्या हम उनमें इन मॉडलों को पहचान सकते हैं? क्या आज के आंदोलन पूरी तरह से किसी एक खांचे में फिट होते हैं, या तो अभिजातवादी या फिर लोकप्रिय, या शायद उनमें दोनों के तत्व मिले जुले होते हैं? हाँ बिल्कुल, शायद ज्यादातर मामलों में ऐसा ही हो कि उनमें अभिजातवादी और लोकप्रिय दोनों तत्वों का एक जटिल मिश्रण होता है। इस पर सोचना शायद आज के सामाजिक आंदोलन को समझने में हमारी मदद कर सकता है। ये वाकई एक बहुत अच्छा विचार है सोचने के लिए। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। क्रिया के एक दिलचस्प मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। जी। समाजशास्त्री बिट्रो ने 1984 में इसे अभिजातवादी सामाजिक क्रिया कहा था। नाम थोड़ा भारी है शायद। हाँ, सुनने में लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। जब कुछ असरदार या जागरूक लोग उन लोगों के लिए आवाज उठाते हैं जो हाशिए पर है। बिल्कुल, और ये वो लोग होते हैं जो शायद खुद सक्रिय रूप से शामिल नहीं हो पा रहे होते। हाँ, इसे थोड़ा और करीब से देखना बनता है ना। बिल्कुल, और ये समझना भी जरूरी है कि ये उस मॉडल से अलग है जैसे लोकप्रिय सामाजिक क्रिया कहते हैं, जहाँ समुदाय खुद अपनी लड़ाई लड़ता है। हाँ, जहाँ हाशिए पर खड़े लोग खुद अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करते हैं। आज हम सिर्फ इस अभिजातवादी तरीके पर ही फोकस करेंगे। ठीक है। इसकी बारीकियों और इसके जो अलग अलग रूप हैं उन पर। तो पहला रूप कौन सा है? आपने कहा था कुछ। हाँ, पहला है विधायी सामाजिक क्रिया मॉडल। विधायी मतलब कानून से जुड़ा हुआ? जी, इसमें कुछ अभिजात लोग होते हैं, वो सामाजिक समस्याओं को पहचानते हैं, फिर जनमत तैयार करते हैं। अच्छा, जैसे मीडिया वगैरह के जरिए? हाँ, मीडिया के जरिए या दूसरे तरीकों से, और फिर वो कोशिश करते हैं कि कोई सामाजिक विधान कानून बन जाए या नीति में बदलाव आ जाए। और खास बात ये कि इसमें लक्षित समूह जिनके लिए ये हो रहा है वो सीधे शामिल नहीं होता। अक्सर नहीं होता। आप सोचिए, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ कैसे कानून बनवाने के लिए प्रयास किया होगा। हाँ, वो तो इतिहास में पढ़ा है। या अगर हाल की बात करें तो जैसे अरुणा रॉय या अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने सूचना अधिकार कानून के लिए जो मुहिम चलाई थी। अच्छा, आरटीआई वाला मामला। हाँ। तो इस मॉडल की कामयाबी के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। जैसे इन अभिजात लोगों की सामाजिक स्थिति, सिस्टम की प्रक्रियाओं की गहरी समझ, विश्लेषण की क्षमता और बातचीत का हुनर भी, शायद लोगों को समझाना, मनाना। बिल्कुल, संचार कौशल, और जिसे हम सामाजिक पूंजी कहते हैं, सोशल कैपिटल। हाँ, सोशल कैपिटल मतलब प्रभावशाली लोगों से संपर्क, जैसे नीति बनाने वाले या जिनके पास संसाधन हैं। ये चीजें एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम करती हैं। समझ गए, क्योंकि उनकी पहुंच होती है उन जगहों तक जहां से फैसले होते हैं। बिल्कुल, जहां से वंचितों के जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले लिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, NRGA जिसे कहते हैं। मनरेगा। हाँ, मनरेगा, या फिर वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल से जुड़ा जो अधिनियम है, ये सब इसी तरह के प्रयासों के नतीजे माने जा सकते हैं। ये तो दिलचस्प है कि कैसे ऊपर से भी बदलाव लाया जा सकता है, कानून के रास्ते। पर क्या यही एक तरीका है या और भी मॉडल है? नहीं, और भी हैं। दूसरा मॉडल है आर्थिक स्वीकृति मॉडल। आर्थिक स्वीकृति, ये कैसे काम करता है? देखिए, इस मॉडल में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या अभिजात लोग हैं, वो अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। आर्थिक शक्ति मतलब? पैसा या आर्थिक रसूख। वो इसका इस्तेमाल उन लोगों या संस्थाओं पर दबाव बनाने के लिए करते हैं जो श्रमिक वर्ग या दूसरे समूहों का हक मार रहे होते हैं या उनका शोषण कर रहे होते हैं। अच्छा, उदाहरण के तौर पर? जैसे मान लीजिए श्रमिक नेता हैं, वो मैनेजमेंट पर दबाव डालते हैं वेतन बढ़ाने के लिए या बेहतर काम करने की सुविधाओं के लिए। हाँ, ये तो होता है, ट्रेड यूनियंस करती हैं ऐसा। बिल्कुल। या अगर इसे थोड़े बड़े पैमाने पर देखें तो कई बार नागरिक समाज संगठन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs वगैरह, हाँ,
वो विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZs के खिलाफ या सरकार की उदारीकरण नीतियों के खिलाफ विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि नीतियों से गरीबों का विस्थापन हो सकता है, वो उजड़ सकते हैं। तो वो अपनी संगठित ताकत से, जो आर्थिक भी हो सकती है या प्रतीकात्मक भी, दबाव बनाते हैं। तो ये हुआ आर्थिक दबाव वाला मॉडल। अब तीसरा कौन सा है? आपने कहा था वो थोड़ा अलग है। हाँ, तीसरा मॉडल है प्रत्यक्ष भौतिक मॉडल, और ये थोड़ा विवादास्पद लग सकता है। प्रत्यक्ष भौतिक? इसमें क्या होता है? देखिए, बिट्रो के अनुसार इसमें अभिजात वर्ग उन लोगों को दंडित करने की तरफ बढ़ता है जो अन्याय के लिए जिम्मेदार हैं। दंडित करना मतलब? हाँ, ताकि उनके सेवार्थी वर्ग को, मतलब जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, जी, उन्हें फायदा मिले। लेकिन यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है। क्या? कि सामाजिक क्रिया के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हम इसमें हिंसक उपायों को शामिल नहीं करते। बिट्रो के मूल विचार में शायद कानून हाथ में लेने की बात हो, पर प्रैक्टिकल सामाजिक क्रिया में हिंसा की जगह नहीं है। अच्छा, तो फिर ये प्रत्यक्ष भौतिक कैसे हुआ अगर हिंसा नहीं है तो? आमतौर पर इसमें सड़कों पर उतरना शामिल होता है, जुलूस निकालना, मोमबत्ती मार्च करना, धरना प्रदर्शन करना। अच्छा, मतलब विरोध प्रदर्शन। हाँ, विरोध प्रदर्शन, जैसे प्रियदर्शनी मट्टू या जेसिका लाल हत्याकांड के बाद हुआ था। हाँ, याद है, बहुत बड़ा मुद्दा बना था। मीडिया, छात्र, महिला समूह सब देश भर में एकजुट हो गए थे न्याय के लिए। वो एक तरह का प्रत्यक्ष भौतिक दबाव था व्यवस्था पर। और आपने रंग दे बसंती फिल्म का भी जिक्र किया था शायद। हाँ, उस फिल्म में भी कुछ इसी तरह की भावना को दर्शाने का प्रयास किया गया था। हालांकि वो एक काल्पनिक कहानी थी, पर वो उस गुस्से और एक्शन को दिखाती है जो इस मॉडल में हो सकता है। समझ गई। तो हमने आज ये अभिजातवादी सामाजिक क्रिया के 3 अलग-अलग रूप देखे। एक विधायी, मतलब कानून के जरिए, दूसरा आर्थिक स्वीकृति यानी आर्थिक दबाव बनाकर, सही, और तीसरा ये प्रत्यक्ष भौतिक, जिसमें सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाता है। बिल्कुल। और इन सब में कॉमन बात यह है कि पहल जो लीडरशिप है वो अभिजात वर्ग की होती है, मकसद भले ही हाशिए पर मौजूद लोगों का कल्याण हो। हाँ, यही इसका मूल तत्व है। और यहीं से एक अहम सवाल भी खड़ा होता है। क्या सवाल? सवाल ये कि बाहरी लोगों द्वारा किए गए हस्तक्षेप, चाहे उनकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वो हाशिए पर मौजूद समुदायों को किस हद तक स्थायी रूप से सशक्त बना सकते हैं। क्या असली सशक्तिकरण बाहर से आ सकता है, या फिर वो तभी आता है जब लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, जैसा कि उस लोकप्रिय सामाजिक क्रिया मॉडल में होता है? बिल्कुल। ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमारे श्रोता आगे सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ये एक अलग ही बहस का मुद्दा है जिस पर शायद हम फिर कभी और विस्तार से बात करें। जरूर। तो आज के लिए ये एक महत्वपूर्ण चर्चा रही। लोकप्रिय सामाजिक क्रिया मॉडल की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वो तरीके हैं जिनसे मतलब आम लोग जमीनी स्तर पर समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये उस अभिजातवादी मॉडल से अलग है। हाँ, जहाँ अक्सर ऊंचे तबके के लोग पहल करते हैं या वो तय करते हैं। बिल्कुल। और ये लोकप्रिय क्रियाएं जो हैं, ये अक्सर तब शुरू होती हैं जब लोगों के लिए शोषण या अन्याय सहना नामुमकिन सा हो जाता है। तब वो उस व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़े होते हैं जो उन्हें दबा रही है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि इस प्रक्रिया में सामाजिक कार्यकर्ता कभी-कभी मदद करते हैं, कभी सिर्फ जानकारी देते हैं, हाँ। और कभी-कभी तो दलित या वंचित समुदाय खुद ही अपनी लड़ाई लड़ते हैं, यानी अन्याय के खिलाफ सीधी कार्यवाही। सही। स्रोत ये भी बताते हैं कि इन लोकप्रिय क्रियाओं के भी कई रूप हैं। खास तौर पर 3 उप प्रकार सामने आते हैं: चैतन्यकरण, द्वंद्वात्मक संचालन और प्रत्यक्ष संचालन मॉडल। हाँ, ये 3 मुख्य हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? चैतन्यकरण से। जैसा नाम से लगता है ये चेतना जगाने से जुड़ा होगा शायद। हाँ, बिल्कुल। ये पॉलो फ्रेरे के विचारों पर आधारित है। अच्छा, फ्रे। हाँ, चैतन्यकरण का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान देना नहीं है, बल्कि लोगों को उनकी अपनी हालत, उन्हें दबाने वाली जो व्यवस्था है, जो पावर स्ट्रक्चर है, सही, और इससे निकलने के रास्ते क्या हैं, इसके बारे में सोचने समझने लायक बनाना है। मतलब एक गहरी समझ पैदा करना। बिल्कुल। लक्ष्य यही है कि लोग खुद को हर तरह के दमन से आजाद कराने के लिए तैयार हों, और इसमें सबसे जरूरी है ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। हाँ, स्रोत में वो कैलकाटा वाले एनजीओ का उदाहरण था ना? हाँ, वही। उन्होंने बालिकाओं के खिलाफ जो भेदभाव होता है उसे लेकर नुक्कड़ नाटक किए, भाषण दिए, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई। सही पकड़ा। ये चैतन्यकरण का ही एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसका असर भी हुआ। हाँ, बिल्कुल हुआ। जैसे भ्रूण हत्या, कुपोषण,
लड़कियों की पढ़ाई बीच में छुड़वाना, दहेज, इन सब मुद्दों पर लोगों की सोच में, उनके रवैये में बदलाव लाने में मदद मिली। तो ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ जगाकर बदलाव की नींव रखी जा सकती है। सही बात है। ये एक तरह से सोच बदलने का आंदोलन हुआ। बिल्कुल। अच्छा, अगर चैतन्यकरण सोच बदलने पर फोकस करता है, तो फिर ये दूसरा वाला द्वंद्वात्मक संचालन मॉडल, ये क्या है? द्वंद्व शब्द से ही लगता है कि इसमें कुछ टकराव, संघर्ष की भूमिका होगी। हाँ। इसमें संघर्ष या कहें टकराव केंद्र में है। ये मार्क्सवादी विचारधारा के द्वंद्व सिद्धांत मतलब डायलेक्टिक्स से प्रेरित है। ओके। ये मानता है कि समाज में अलग अलग वर्गों या हितों के बीच टकराव वो स्वाभाविक है। और यही टकराव, जिसे वाद प्रतिवाद कहते हैं, वो एक नए और बेहतर संतुलन यानी संश्लेषण को जन्म देता है। अच्छा, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल वही। तो ये मॉडल क्या करता है कि जानबूझकर समाज के जो अंतर्विरोध हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उनको उजागर करता है। ओके। बहस और संघर्ष को एक तरह से बढ़ावा देता है ताकि एक बेहतर व्यवस्था बन सके। द्वंद्वात्मक का मतलब ही है तर्क के जरिए बहस या विवाद की कला। इसके उदाहरण भी काफी अलग थे स्रोत में। जैसे बिहार में पुलिस टॉर्चर के खिलाफ जन सुनवाई हुई। हाँ, वो एक था, जहां पुलिस और पीड़ित परिवार आमने सामने आए। और पश्चिम बंगाल में चुनावी सुधारों के लिए उम्मीदवारों और जनता के बीच बहसें करवाई गईं। हाँ बिल्कुल। यहाँ टकराव को टाला नहीं जा रहा, बल्कि उसका सामना किया जा रहा है, उसे एक मंच दिया जा रहा है। इन बहसों का मकसद, जैसे पश्चिम बंगाल वाले केस में, यही था कि लोग पैसे या दबदबे के बजाय मुद्दों और योग्यता पर ध्यान दें, सोच समझकर वोट दें। हाँ, सही। तो ऐसी खुली चर्चाओं से, कभी कभी तीखी बहसों से ही सच सामने आता है और जागरूकता फैलती है। ये चैतन्यकरण से इस मायने में अलग है कि वहां फोकस शिक्षा पर था, यहां सीधे टकराव और बहस पर है। समझ गए। तो हमने देखा शिक्षा से बदलाव यानी चैतन्यकरण, और संघर्ष या बहस से बदलाव यानी द्वंद्वात्मक संचालन। अब ये तीसरा मॉडल, प्रत्यक्ष संचालन मॉडल, ये कैसे अलग है? देखिए, इसमें क्या होता है कि सामाजिक कार्यकर्ता या नेता किसी खास मुद्दे को उठाते हैं और फिर सीधे जनता को लामबंद करते हैं, मोबिलाइज करते हैं। अच्छा, मतलब एक्शन मोड में। हाँ बिल्कुल। जैसे विरोध प्रदर्शन आयोजित करना, हड़ताल करना, घेराव करना। ओके। और वो सिर्फ विरोध नहीं करते, वे समस्या के कारणों का विश्लेषण भी करते हैं और सरकार या व्यवस्था के सामने वैकल्पिक नीतियां भी रखते हैं। यहाँ सीधा एक्शन पर जोर है। मछुआरों का आंदोलन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण लगता है ना? हाँ, वो बिल्कुल फिट बैठता है। जब मशीनीकृत नावें, वो ट्रॉलर वगैरह आए, हाँ, तो पारंपरिक मछुआरों की रोजमर्रा की जिंदगी और समुद्री पर्यावरण दोनों पर खतरा आ गया। सही। और तब वे चुप नहीं बैठे, उन्होंने यूनियनें बनाई, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए और सरकार को मजबूर किया कि उनकी आजीविका और समुद्र को बचाने के लिए नीतियां बनाएं। और ये आंदोलन तो कई राज्यों में फैल गया था, है ना? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र। हाँ, काफी व्यापक था ये दिखाता है कि जब लोग संगठित होकर सीधे अपनी मांग उठाते हैं तो व्यवस्था को सुनना पड़ता है। ये देखिए, कोलकाता वाले उदाहरण से कितना अलग है, जहां नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई थी, यहाँ सीधा टकराव था। बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते ब्रिट्रो के एक विचार का भी जिक्र है स्रोतों में। वो अभिजातवादी मॉडल पर एक तरह की टिप्पणी है। हाँ, ब्रिट्रो का एक पॉइंट था। उनका कहना था कि जब अभिजात वर्ग, मतलब समाज का पढ़ा लिखा या संपन्न तबका, कमजोर वर्गों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि उनके जो समाधान हों वो उनके अपने नजरिए और उनके अपने मूल्यों पर आधारित हों। अच्छा। और ये जरूरी नहीं कि वो उन कमजोर वर्गों की अपनी समझ या उनकी जरूरतों से मेल खाएं। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण नुक्ता है। तो संक्षेप में कहें तो ये जो लोकप्रिय सामाजिक क्रिया के मॉडल हैं, ये दिखाते हैं कि बदलाव सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं आता। बिल्कुल नहीं। जमीनी स्तर पर लोग, चाहे वो शिक्षा और चेतना जगाकर हो, या आपसी टकराव और बहस के जरिए हो, या फिर सीधे संगठित होकर विरोध करके, अपनी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। एकदम सही। ये तीनों मॉडल, चैतन्यकरण, द्वंद्वात्मक संचालन और प्रत्यक्ष संचालन, सामाजिक परिवर्तन लाने के अलग अलग रास्ते और दर्शन दिखाते हैं। सबकी अपनी जगह है, अपनी स्ट्रैटेजी है। इन अलग अलग तरीकों को समझने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। जब हम किसी सामाजिक आंदोलन को या बदलाव की किसी कोशिश को देखते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ मुद्दे पर होता है कि मांग क्या है। हाँ, ये होता है। लेकिन क्या ये सोचना भी जरूरी नहीं कि उस बदलाव के लिए रास्ता कौन सा चुना जा रहा है?
मतलब क्या उस तरीके को समझने से, जिस तरह से वो आंदोलन हो रहा है उसे समझने से, क्या मुद्दे के प्रति हमारा नजरिया कुछ बदल सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है शायद। ये एक दिलचस्प सवाल है। तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि लक्ष्य। समाज में बदलाव आखिर आता कैसे है? कभी सरकार कुछ करती है, कभी हम देखते हैं लोग खुद ही जुट जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज की इस बातचीत में हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। सामाजिक क्रिया मतलब सोशल एक्शन के जो अलग अलग तरीके हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे जी। और हमारे पास सिंह की दी हुई जानकारी है जो सामाजिक क्रिया के संस्थागत और गैर संस्थागत मॉडल पर है। बिल्कुल। और ये समझना काफी दिलचस्प है कि ये जो बदलाव लाने की कोशिशें ये शुरू कहाँ से होती हैं। हाँ। मोटे तौर पर देखें तो दो श्रेणियां हैं। एक है संस्थागत, जहां पहल सरकार या फिर एनजीओ जैसी संस्थाएं करती हैं। अच्छा। और दूसरी है गैर संस्थागत, जहां आम लोग या समुदाय या कोई वंचित वर्ग वो खुद बीड़ा उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले संस्थागत तरीकों से ही शुरू करते हैं। जो पहला मॉडल है संस्थागत राज्य मॉडल। जी। तो जैसा नाम से ही लग रहा है इसमें सरकार मुख्य भूमिका में है। हाँ बिल्कुल, इसमें पहल सरकार की तरफ से होती है और अक्सर तरीका थोड़ा कह सकते हैं अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब लोगों को सीधे शामिल किए बिना ऊपर से नीतियां बनाकर लागू करने जैसा, जैसे कानून बनाना या कोई योजना चलाना। अच्छा। मकसद तो लोगों का भला करना ही होता है, पर वो भागीदारी वाला पहलू शायद उतना ना हो। तरीका थोड़ा संसदीय या नौकरशाही वाला होता है। जैसे हम देखते हैं शहरों में कच्ची बस्तियों को नियमित करना या वहाँ पानी, नाली, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। हाँ बिल्कुल, ये सरकार की जिम्मेदारी मानी जाती है। भारत में जो कल्याणकारी राज्य की सोच है वो शायद इसी मॉडल से काफी जुड़ती है। सही कहा आपने, पर इसमें एक पहलू ये भी देखना होता है कि कभी-कभी सरकारी योजनाएं जो बनती हैं वो जमीनी हकीकत या लोगों की जो असल जरूरतें हैं उनसे शायद पूरी तरह मेल न खाएं। क्योंकि फैसले ऊपर लिए जाते हैं। हाँ वही बात है। अच्छा, तो ये तो हुई सरकार की बात, लेकिन कई बार सरकार नहीं बल्कि समाज के अपने संगठन जैसे एनजीओज वगैरह वो भी तो ये काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो दूसरा मॉडल शायद इसी से जुड़ा है, संस्थागत सामाजिक मॉडल। हाँ बिल्कुल, ये है संस्थागत सामाजिक मॉडल। इसमें पहल गैर सरकारी संगठनों मतलब एनजीओज या स्वयंसेवी संस्थाओं की होती है। अच्छा। और ये जरूरी नहीं कि उन्हें सरकार से मदद मिल ही रही हो, मिल भी सकती है, नहीं भी। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका भी मुख्य ध्यान कल्याण या फिर जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने पर होता है। लोगों की भागीदारी इसमें शुरू से भी हो सकती है या हो सकता है बाद में उनसे जुड़ने को कहा जाए। तो भागीदारी हो सकती है पर पहल संस्था की है। जी, और ये मॉडल भी कानूनी दायरे में ही काम करता है। कोई उदाहरण है इसका? जैसे? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ किसी मलिन बस्ती में सफाई का बीड़ा उठाए और फिर नगर निगम पर दबाव डाले कि भैया नियमित सफाई कर्मचारी लगाओ। अच्छा। या फिर स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए कोई मुहिम चलाना, ये सब इसी में आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पहल संस्था की है, सरकार की नहीं, पर है ये भी संस्थागत ही। हाँ। अब अगर हम बात करें गैर संस्थागत तरीकों की, जहां लोग खुद पहल करते हैं। हाँ, अब आते हैं उस तरफ। यहीं से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। पहला गैर संस्थागत तरीका है सामाजिक संस्थागत मॉडल। सामाजिक संस्थागत, इसमें क्या होता है? यहाँ शुरुआत आम नागरिक करते हैं, या कोई स्वयं सहायता समूह हो सकता है या कोई वंचित वर्ग। वो अपने हक के लिए, अपनी जरूरत के लिए आवाज उठाते हैं। तो इसमें और पिछले वाले में यानी संस्थागत सामाजिक में मुख्य फर्क क्या हुआ? पहल का। बिल्कुल, यही मुख्य फर्क है। यहाँ लोग खुद अपनी जरूरत महसूस करके आगे आते हैं, संस्था बाद में आ सकती है। अच्छा, मतलब हो सकता है कि अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए या उसे और संगठित करने के लिए वो बाद में किसी स्थापित संस्था जैसे किसी एनजीओ की मदद लें। ये तरीका ज्यादा सीधा होता है, लोगों की भागीदारी इसमें सक्रिय होती है और कभी-कभी अपनी मांगे मनवाने के लिए थोड़ा उग्र भी हो सकता है। मुझे याद आ रहा है स्रोत्र में दिल्ली का एक उदाहरण दिया था शायद, कुछ बुजुर्ग लोग थे जो। हाँ बिल्कुल, बेहतर सुरक्षा और अपने क्लब के लिए जगह की मांग को लेकर वो एकजुट हुए थे। और बाद में उन्होंने उन एनजीओ से संपर्क साधा जो इस तरह के कामों में मदद करते हैं। तो शुरुआत उनकी अपनी थी, बिल्कुल जमीनी स्तर से। संस्था की मदद बाद में ली गई। समझ गई, पहल लोगों की मदद संस्था की बाद में अगर जरूरत हुई तो। जी। और फिर आता है चौथा और आखिरी तरीका, जनवादी आंदोलनकारी मॉडल। जी।
ये सुनने में ही काफी शक्तिशाली लगता है। भी। ये पूरी तरह से लोगों की अपनी ताकत, उनकी एकजुटता पर आधारित है। इसमें बाहर से कोई संस्थागत मदद कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं ली जाती। अच्छा, ये स्वावलंबन पर जोर देता है, मतलब खुद पर निर्भर रहना, आत्मनिर्भरता। तो क्या ऐसे एक तरह से आदर्श स्थिति कह सकते हैं जहां लोग सब कुछ खुद कर रहे हैं, खुद सीख रहे हैं, खुद फैसले ले रहे हैं? हाँ, कई मायनों में इसे आदर्श माना जा सकता है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं। वो मिलकर योजना बनाते हैं, आपसी सहमति से काम करते हैं, और इससे होता यह है कि उनमें आपसी सहयोग बढ़ता है, एक दूसरे पर भरोसा बनता है और मुश्किलों को साथ मिलकर सहने की ताकत भी आती है। भागीदारी और मजबूत होती है। राजस्थान के उस गांव वाला उदाहरण बड़ा अच्छा था इसमें, जहां पानी की बहुत किल्लत थी। हाँ, बिल्कुल। लोग पानी की कमी से जूझ रहे थे। पहले अधिकारियों के पास गए, गुहार लगाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हाँ, जब बात नहीं बनी तो उन्होंने खुद ही एकजुट होकर फैसला किया। बारिश का पानी जमा करने के लिए छोटे छोटे बांध बना लिए। अरे वाह, खुद ही? हाँ, खुद ही। और वो रुके नहीं, लगातार दबाव बनाते रहे और आखिरकार उन्होंने कुएं और नलकूप के लिए भी मंजूरी हासिल कर ली। कमाल है। ये दिखाता है कि कैसे सामूहिक प्रयास और लगातार कोशिश से न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, बल्कि व्यवस्था को भी अपनी बात सुनने पर मजबूर किया जा सकता है। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने जैसा है। तो ये 4 मॉडल हमने देखे, 2 संस्थागत जहां पहल सरकार या एनजीओज की है, और 2 गैर संस्थागत जहां पहल आम लोगों की है। ये दिखाता है कि समाज में बदलाव लाने के कितने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कभी शुरुआत ऊपर से होती है तो कभी नीचे से, बिल्कुल जमीनी स्तर से। और हर तरीके की अपनी ताकत है, अपनी सीमाएं हैं शायद। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ताकत और पहल असल में किसके हाथ में है। क्या कोई एक तरीका हमेशा ही दूसरे से बेहतर होता है, या फिर किसी खास स्थिति में कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि वहां की जरूरत क्या है, संदर्भ क्या है और लोगों की भागीदारी कितनी सच्ची और असरदार है। कब और कैसे सबसे ज्यादा कारगर हो सकता हम है। गांधीवादी सामाजिक क्रिया के जो अलग अलग तरीके हैं उन पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। जी, हमारे पास जानकारी है गांधीवादी सामाजिक क्रिया, मॉडल और सर्वोदय नाम के एक लेख से। हाँ। और हमारा मकसद है कि गांधी जी के विचारों से जो सामाजिक कार्रवाई निकली उसकी बुनियाद क्या है और उसे लेकर क्या अलग अलग नजरिए रहे हैं, ये समझें। बिल्कुल अच्छा विषय है ये। हाँ, तो जैसा इस जानकारी में बताया गया है, भारत में जो सामाजिक बदलाव की कोशिशें हुई उन पर गांधी जी की सोच का, मतलब अहिंसा और रचनात्मक काम का बहुत गहरा असर रहा है। सही बात है। उनके विचार जैसे सत्याग्रह यानी सत्य का बल और सर्वोदय यानी सबका भला, ये दुनिया के लिए बड़ी देन है। बिल्कुल। उनके काम की नींव ही सत्य, अहिंसा और सबसे गरीब का भला, अंत्योदय जिसे कहते हैं, उस पर टिकी थी, ताकि जो इंसानी दुख है, सामाजिक नाइंसाफी है, उसकी जड़ों तक पहुंचा जा सके। हाँ, और सामाजिक क्रिया हो या गांधीवादी समाज कार्य, दोनों का लक्ष्य तो एक ही है। बिल्कुल, समाज में इंसाफ लाना, दबे कुचले लोगों को ताकत देना। बिल्कुल। और समाज की जो सोच है, जो तौर तरीके हैं, उनमें बुनियादी बदलाव लाना। जोर इसी पर है कि लोग जुड़ें, साथ मिलकर समस्याओं से निपटें। और गांधी जी के रास्ते पर चलने वाली ये जो सामाजिक क्रिया है, ये अपने आप में थोड़ी अनोखी भी है ना? हाँ, अनोखी इसलिए क्योंकि इसमें आध्यात्मिकता पर जोर है। साधन और मकसद दोनों पवित्र होने चाहिए। अहिंसा तो है ही। अहिंसा, खुद पर काबू और लोगों को नैतिक रूप से मजबूत बनाना, सारी ताकत वो मानते थे लोगों में ही है। लोगों की शक्ति। जी, तो चलिए देखते हैं कि इस सोच को अमल में लाने के कौन-कौन से खास मॉडल सामने आए। हाँ, कौन से तरीके रहे? जानकारी के मुताबिक मोटे तौर पर 3 मुख्य धाराएं दिखती हैं। अच्छा। पहली है जिसे कहा गया है उग्रवादी अहिंसक परंपरा। उग्रवादी अहिंसक, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, सुनने में लगता है, पर यहाँ उग्रवादी का मतलब हिंसा से नहीं है। मतलब है कि सामाजिक बदलाव के लिए ज्यादा मुखर, ज्यादा पॉलिटिकल रवैया। अच्छा, मतलब आवाज उठाना, चुनौती देना। बिल्कुल। अहिंसा तो बुनियाद है ही, पर ये सिर्फ शांति बनाए रखने या रचनात्मक काम करने तक सीमित नहीं रहती। तो फिर? ये परंपरा मानती है कि जनता को लामबंद करना जरूरी है, ताकि ताकत और संसाधनों का फिर से बंटवारा हो सके। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे चिपको आंदोलन, आपने सुना होगा। हाँ, पेड़ों को बचाने के लिए। बिल्कुल, गांव वालों ने पेड़ों से चिपककर अहिंसक प्रतिरोध किया था। वो इसी धारा का एक उदाहरण कह सकते हैं। समझ गया।
यानी अहिंसा के साथ व्यवस्था को सीधी चुनौती। और दूसरी धारा? दूसरी है विनम्र अहिंसक परंपरा। इसमें सत्याग्रह आता है और विनोबा भावे के जो गांव सुधार कार्यक्रम थे, भूदान ग्रामदान वाले। हाँ बिल्कुल, भूदान यानी जमींदारों से गरीबों के लिए जमीन दान मांगना, और ग्रामदान मतलब पूरे गांव को ही एक तरह से सामूहिक संपत्ति बनाना। तो इसका फोकस किस पे था? इसका फोकस ज्यादा था गांधी जी के सपनों का एक समाजवादी समाज बनाने पर, आपसी सहयोग से धीरे धीरे बदलाव। अच्छा, और तीसरी धारा कौन सी है? तीसरी है रचनात्मक कार्य का नागरिकता मॉडल। नागरिकता मॉडल। हाँ, ये मुख्य रूप से शिक्षा के जरिए जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की बात करता है। ये रचनात्मक काम पर बहुत निर्भर है। मतलब टकराव या विरोध प्रदर्शन के बजाय? हाँ, उसके बजाय स्थानीय समितियां मतलब लोक समिति बनाना और नागरिक जिम्मेदारी के जरिए लोगों की सोच बदलना। विचार क्रांति। हाँ, विचार क्रांति और काम करने के तरीकों में बदलाव यानी पद्धति क्रांति लाना, इसमें उनका ज्यादा यकीन था। ये दिलचस्प है। गांधी जी की एक बात और थी कि सरकार लोगों पर निर्भर है, लोग सरकार पर नहीं। बिल्कुल। और शोषण भी तभी तक चलता है जब तक शोषित खुद सहयोग करता है। सही। तो इसी सोच से एक और चीज जुड़ी है, लोक शक्ति। ये क्या है? हाँ, लोक शक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। लोक शक्ति मॉडल असल में जनता को साथ लाने का एक क्लासिक तरीका है, जिसमें पिछली जो तीनों परंपराएं हमने डिस्कस की उनकी झलक मिलती है। अच्छा, यानी ये सबको मिलाकर बना है। एक तरह से कह सकते हैं। इसके भी दो पहलू हैं। पहला तो ये कि रचनात्मक समाज कार्य के जरिए जो मौजूदा कानूनी ढांचा है उसी के अंदर धीरे धीरे बदलाव लाया जाए, लोगों को जागरूक करके। हाँ, लोगों को शिक्षित करना, जागरूक करना, और जिनके पास ज्यादा है, संपन्न लोग हैं, उनसे त्याग की अपील करना। और दूसरा पहलू? दूसरा पहलू तब आता है जब लगता है कि राज्य या कानूनी तरीके वो काम नहीं कर रहे, फेल हो रहे हैं। तब क्या? तब समाज की संस्थाओं में बड़े बदलाव या फिर ज्यादा जोरदार जन आंदोलन, जिसे जन क्रिया कहा गया है, उसकी जरूरत महसूस होती है। मकसद तो वही, शोषण और गरीबी मिटाना। बिल्कुल। और इसमें लोक शक्ति पर यानी लोगों की जो सामूहिक नैतिक ताकत है उस पर बहुत जोर दिया जाता है। नैतिक ताकत? हाँ, ये ताकत नैतिक अपील पर आधारित होनी चाहिए और तरीके अहिंसक ही अपनाने चाहिए। ये माना जाता है कि लोक शक्ति के बिना विकास धीमा रहेगा, और असल में यही लोकतंत्र की जान है, उसका सार है। सर्वोदय आंदोलन को उसका एक अच्छा उदाहरण बताया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या उसमें भी यही लोक शक्ति वाली बात दिखती है? हाँ, दिखती है। सर्वोदय कार्यकर्ताओं ने जो तरीका अपनाया वो सामाजिक क्रिया जैसा ही था, जैसे लोगों से मिलना जुलना, परिचय कराना, हालात का अध्ययन करना। हाँ, अध्ययन करना, फिर प्रचार करके जागरूकता फैलाना, लोगों से सहयोग मांगना, सेवाएं देना, और जरूरत पड़ने पर अन्याय का विरोध भी करना। बिल्कुल, प्रतिकार करना, रचनात्मक काम करना और बदलाव के लिए माहौल तैयार करना। इसमें सेवा पे जोर थोड़ा ज्यादा लगता है। हाँ, सेवा पर जोर था, जिसे कभी-कभी ये सामुदायिक संगठन जैसा लग सकता है, लेकिन जो लोक शक्ति की अवधारणा है वो साफ करती है कि मुख्य जोर बदलाव पर ही था। तरीके क्या थे आमतौर पे? आम तरीके थे पदयात्राएं करना, पोस्टर लगाना, शिक्षा देना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना। तो अगर हम सार निकालें तो गांधीवादी सामाजिक क्रिया का मतलब क्या हुआ? मतलब यही कि इसका मकसद है बुनियादी बदलाव लाना। हाँ, मौलिक परिवर्तन। और इसकी बुनियाद है अहिंसा और लोगों की अपनी ताकत यानी लोक शक्ति। और इसे हासिल करने के कई रास्ते हो सकते हैं, शांति से समझाने बुझाने से लेकर ज्यादा मुखर होकर लोगों को एकजुट करने तक। अलग अलग दृष्टिकोण है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर से बदलाव लाने में आम लोगों की ताकत पर कितना गहरा भरोसा था। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी उठती है। क्या? कि अगर लोक शक्ति, जैसा गांधीवादी नजरिए में कहा गया है, वाकई लोकतंत्र और सामाजिक बदलाव की आत्मा है, हाँ। तो आज के सामाजिक आंदोलनों में या हमारी लोकतांत्रिक भागीदारी में इसकी मौजूदगी या शायद गैर मौजूदगी वो हमें आज क्या सिखाती है, इस पर सोचने की जरूरत है। सामाजिक क्रिया के मॉडल मतलब वो अलग अलग तरीके जिनसे समाज में बदलाव लाने की कोशिश की जाती है। हमारे पास सामाजिक क्रिया के मॉडल एक परिचय नाम के स्रोत से कुछ जानकारी है और हम समझना चाहते हैं कि ये बदलाव लाने के रास्ते आखिर हैं कौन कौन से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सामाजिक क्रिया का मॉडल असल में होता क्या है? देखिए, ये किसी खास लक्ष्य को पाने का एक तय तरीका या आप कह सकती हैं कार्यविधि है,
और स्रोत बताता है कि ब्रिटो ने इन तरीकों को मतलब मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा है। ये इस पर निर्भर करता है कि पहल कौन कर रहा है, कौन उसे चला रहा है। अच्छा, 2 हिस्से। तो पहला कौन सा है? पहला है अभिजातवादी सामाजिक क्रिया। अभिजातवादी, यानी जिसमें समाज के वो प्रभावशाली लोग शामिल होते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें जो अभिजात वर्ग है वही सामाजिक क्रिया को आगे बढ़ाता है। कभी कभी आम लोगों की भी थोड़ी भागीदारी होती है, पर कमान उन्हीं के पास रहती है। और इसके भी कुछ अलग-अलग प्रकार बताए हैं स्रोत ने। हाँ, इसके 3 उप प्रकार है। पहला है विधायी मॉडल। विधायी मतलब कानून से जुड़ा हुआ। हाँ, इसमें ये लोग पहले समस्या को समझते हैं, मतलब उसका अध्ययन करते हैं, फिर जनमत बनाते हैं और कानूनी बदलावों के लिए समर्थन जुटाते हैं। अच्छा, यानी सिस्टम के अंदर रहकर काम करना। और दूसरा है आर्थिक संस्वीकृत मॉडल। इसमें ये वर्ग अपनी जो आर्थिक ताकत है या दूसरी तरह की शक्ति, उसका इस्तेमाल करके अपने समूह के लिए फायदे हासिल करता है। ठीक है, समझ गया। और तीसरा वाला, वो थोड़ा अलग लग रहा था नाम से, प्रत्यक्ष भौतिक मॉडल। हाँ, वो थोड़ा कह सकते हैं ज्यादा सीधा तरीका है। इसमें अभिजात वर्ग कभी कभी अन्याय करने वालों को सजा देने के लिए कानून अपने हाथ में ले लेता है। अरे, मतलब सीधे एक्शन। हाँ, एक तरह से। ये तब होता है जब उन्हें लगता है कि मौजूदा व्यवस्था से न्याय नहीं मिल रहा। हालांकि इसके अपने जोखिम हैं, जाहिर है। हाँ, वो तो है। अच्छा, तो ये तो हुई पहली कैटेगरी। अब इसके बिल्कुल विपरीत जो दूसरी थी, हाँ, वो है लोकप्रिय सामाजिक क्रिया। लोकप्रिय, यानी इसमें आम जनता की भूमिका होती होगी। एकदम। यहाँ शक्ति का केंद्र बदल जाता है। लोगों का एक बड़ा समूह कभी कभी अभिजात वर्ग के साथ या उनके बिना अन्याय के खिलाफ लड़ता है। इसके भी 3 तरीके बताए गए हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है चैतन्यकरण मॉडल। ये पाउलो फ्रेरे के विचारों पर आधारित है। ओ फ्रेरे, हाँ, शिक्षा के जरिए चेतना जगाना। बिल्कुल। इसका मकसद ही यही है कि शिक्षा और चर्चा से लोगों में जागरूकता आए, ताकि वो खुद बदलाव के लिए खड़े हो सकें। यानी लोगों को ताकत देना अंदर से। दिलचस्प। और दूसरा है द्वंद्वात्मक संचालन मॉडल। ये थोड़ा अलग है। इसमें जानबूझकर टकराव या विवाद को बढ़ावा दिया जाता है। टकराव को क्यों भला? ताकि जो मौजूदा व्यवस्था है उसके अंदर के जो विरोधाभास है, जो कमजोरियां हैं, वो सामने आए। उम्मीद ये होती है कि इस टकराव से मतलब एक बेहतर व्यवस्था निकलेगी। यानी कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट भी जरूरी है। ठीक है। और तीसरा है प्रत्यक्ष संचालन मॉडल। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता कोई खास मुद्दा उठाते हैं और फिर लोगों को इकट्ठा करके विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, घेराव, ऐसे तरीकों से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे आजकल हम देखते हैं कई बार। हाँ बिल्कुल, यहाँ जोर सीधे एक्शन पर होता है। तो ये तो हुए ब्रिटो के बताए मॉडल, लेकिन स्रोत में सिंह का भी जिक्र था। उन्होंने भी कुछ मॉडल बताए हैं। हाँ, सिंह ने कुछ और जरूरी मॉडल बताए हैं। जैसे एक है संस्थागत राज्य मॉडल। संस्थागत राज्य मतलब जिसमें सरकार शामिल हो। हाँ, इसमें सरकार या राज्य खुद सामाजिक क्रिया की पहल करता है और उसे लागू भी करता है। ठीक है। और फिर है संस्थागत सामाजिक मॉडल। इसमें गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओज वो पहल करते हैं। उन्हें सरकार से मदद मिल भी सकती है, नहीं भी, और वो बाद में लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। अच्छा, यानी शुरुआत एनजीओ करती है। और इसके उलट भी कुछ था शायद। हाँ बिल्कुल, वो है सामाजिक संस्थागत मॉडल। इसमें उल्टा होता है। लोग खुद अपने फायदे के लिए कोई एक्शन शुरू करते हैं और बाद में संस्थाओं या एनजीओ से मदद मांगते हैं। अच्छा, तो बस ये फर्क है कि शुरू कौन कर रहा है, संस्था या लोग? हाँ, मुख्य फर्क यही है। ये अंतर समझना जरूरी है। और एक और मॉडल भी था शायद। एक और है सामाजिक जनवादी आंदोलनकारी मॉडल। ये तो पूरी तरह से मतलब जमीनी स्तर का है। लोगों के लिए, लोगों द्वारा, यानी ग्रास रूट लेवल का। हाँ बिल्कुल। इसमें बाहरी संस्थाओं की भूमिका बहुत कम होती है या होती ही नहीं। और हाँ, गांधीवादी मॉडल का भी जिक्र था। वो तो बहुत खास है। हाँ, गांधीवादी मॉडल स्रोत में इसकी भी बात है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है लोक शक्ति पर जोर, मतलब जनता की ताकत पर विश्वास और अहिंसा। इसकी 3 उप श्रेणियां बताई हैं। उग्रवादी अहिंसक मतलब सविनय अवज्ञा जैसे तरीके। विनम्र अहिंसक जिसमें याचिकाएं या शांतिपूर्ण प्रदर्शन आते हैं। और तीसरा रचनात्मक कार्य का नागरिकता मॉडल। रचनात्मक कार्य जैसे समुदाय बनाना, आत्मनिर्भरता पर काम करना। तो ये एक तरह से प्रतिरोध और सकारात्मक काम दोनों का मिश्रण है। तो ये इतने सारे मॉडल देखकर एक बात तो साफ है कि सामाजिक बदलाव का कोई एक ही रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं।
हर मॉडल में शक्ति का स्रोत अलग है, रणनीति अलग है, लक्ष्य भी थोड़े अलग हो सकते हैं। ये इस पे निर्भर करता है कि भाई नेतृत्व कौन कर रहा है, लक्ष्य क्या है, हालात कैसे हैं, साधन क्या हैं। ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, अभिजात वर्ग से लेकर बिल्कुल आम लोगों तक। हाँ, तो ये सब जानने के बाद ये सोचना पड़ता है कि अगर कोई खास सामाजिक चुनौती है या अन्याय हो रहा है, तो कौन सा मॉडल सबसे सही रहेगा, सबसे असरदार या नैतिक रूप से भी। सही बात है। और ये भी कि क्यों एक ही मॉडल एक जगह कामयाब हो जाता है और दूसरी जगह नहीं हो पाता, इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।